हेलो डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसपिरेशन का पहला लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के ट्रांसपिरेशन बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में, रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं। आपने नाम सुना है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, उपचर्मीय बाष्पोत्सर्जन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वात रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, और अब हम आज देखेंगे रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। रंध्रों के विभिन्न प्रकार हैं। पौधों में कई प्रकार के रंध्र या स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं। अपर एपिडर्मिस पर इनकी संख्या कम होती है, लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेब प्रकार के एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा रंध्र केवल पर्ण की निचली सतह पर ही पाए जाते हैं। ऐसी पर्ण अधोरंध्रीय या हाइपोस्टोमेटिक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहाँ पर पाई जाती है? सेब में, शहतूत में, अखरोट में, बरगद और कनेर में। अब सेकेंड टाइप जो है वो है आलू प्रकार की, पोटैटो टाइप ऑफ स्टोमेटा। इस प्रकार के रंध्र पर्ण की ऊपरी सतह की अपेक्षा निचली सतह पर अधिक होते हैं और उभयरंध्री या असमरंध्री कहलाते हैं। जई प्रकार, एवेना सटाइवा या ओट टाइप, पर्ण की दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या समान होती है। यानी आप देख रहे हैं कि अलग अलग पत्तियां और अलग अलग रंध्र की संरचना या उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, संख्या समान होती है। ऐसे पर्ण समरंध्री या एम्फीस्टोमेटिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मक्का, कई ग्रासेस हैं और जई है। वाटर लिली टाइप ऑफ स्टोमेटा, जब रंध्र केवल पर्ण की ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं तो उन्हें पर्ण अधिरंध्री, दैट इज एपिस्टोमेटिक कहलाते हैं। ये जैसे कमल और कुमुदिनी आदि प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे। पोटेमोगिटॉन या वेलिस्नेरिया प्रकार की स्टोमेटा, इसमें रंध्र पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं या वेस्टिजियल होते हैं। ऐसे पर्ण अरंध्रीय पर्ण कहलाते हैं। पोटेमोगिटॉन, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, इवन एक्वेटिक प्लांट्स जो है इनमें इस प्रकार की स्टोमेटा पाई जाती है। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इट ऑकर्स ओनली व्हेन स्टोमेटा आर फुल्ली ओपन। इस चीज़ को बताया था एम.जी. स्टालफेल्ट ने 1932 से 35 के बीच में, और he demonstrated that transpiration increases rapidly with the increase in size of stomatal aperture. Stomatal aperture की size पर depend करता है। The stomata have large vapor diffusion capacity. It is because of steep vapor pressure gradients are generated through small pores such as stomata. Thus, the amount of water loss through open stomata is many times higher than the water loss from an equal area of open surfaces. ये बहुत स्पष्ट है कि बाष्पोत्सर्जन जो होता है रंध्रों के माध्यम से, तो उनकी कई गुना अधिक जो है मात्रा होती है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टाइम, रिजल्टिंग इन मोर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की तीव्रता के साथ ही इसकी गति बढ़ जाती है, इसका दर बढ़ जाता है। Stomata completely open in between 10 and 11 am. At this time, the rate of transpiration is maximum. The high rate of transpiration decreases the turgidity of leaf cells. Turgidity क्या है? Turgidity of leaf cells and creates the internal water deficit. Turgidity आप जब देखते हैं कि पूरी जो इम्बाइब हो जाती कोशिकाएं, सेल्स, तो उसको आप टर्जिड सेल्स कहेंगे। This results in more transpiration by leaves and less absorption of water by roots. The turgor pressure of accessory cells decreases with the decrease in the turgidity, resulting in flaccid condition of accessory cells and partially closing of stomata. जैसे ही बाष्प की या पानी की मात्रा कम हो जाती है तो फ्लैकिड कंडीशन हो गई और दे आर पार्शियली क्लोज्ड. Thus the rate of transpiration is decreased. It happens between 11 am to 1 pm. The accessory cells again become turgid due to high rate of water absorption in afternoon, resulting in increase in the turgor pressure.
the stomata completely open again, resulting in further increase in transpiration. इस प्रकार 3 PM के समय पर या दोपहर में 3 बजे लगभग रेट बिटवीन जो रेट ट्रांसपिरेशन की है वही रेट फिर से 10 से 11 बजे के साथ साथ जो होती है वही 3 बजे के लगभग आपको फिर से देखने को मिलेगी। एट अबाउट 4 PM द स्टोमेटा स्टार्ट क्लोजिंग विद द डिक्रीज इन क्वांटिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे रोशनी कम हो रही है या प्रकाश की तीव्रता कम हो रही है उसी के साथ बाष्पोत्सर्जन की दर उसमें मात्रा में कमी होती है। Thus the rate of transpiration also starts decreasing. At the sunset, the stomata become completely closed and continue during whole night. The transpiration rate is nil during the night period. The stomata again open with the sunrise. यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इस डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दीज आर द स्मॉल एपर्चर्स। 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स है और गार्ड सेल्स के साथ साथ ही subsidiary cells है। outer and inner wall, here is outer wall and inner wall. Outer wall is thin wall, chloroplasts are there, chloroplast is present. subsidiary cells जो है ये accessory cells या subsidiary cells है, and these are the guard cells which are the kidney shaped cells, and this is the aperture or opening. इस प्रकार से स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जहाँ पर दोनों पोजीशन दिख रही है आपको। दिस वन इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा की एक रंध्र गति होती है, स्टोमेटल मूवमेंट होती है या डेली पीरियडिसिटी होती है। ऑल द स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यू टू रेस्पिरेशन कंटिन्यूज। डेली पीरियडिसिटी में क्या होता है? फोटो एक्टिव मूवमेंट, रंध्रों की गति प्रकाश द्वारा नियंत्रित होती है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार मांड शर्करा का मांड में और मांड का शर्करा में अंतर रूपांतरण होता है, अतः रंध्र दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद होते। इस प्रकार जल सक्रिय गति हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट, रंध्रों का खुलना प्रकाश से प्रेरित होता है लेकिन बंद होना एक जल सक्रिय विधि भी है। दोपहर में रंध्रों का बंद होना इसका उदाहरण है। बहुत तीव्र प्रकाश में, जब आपको अभी मैंने पहले ही बताया है, जब बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से अधिक मात्रा में जल की हानि होगी तो उसका स्फीत दाब कम होगा और स्फीत द्वार कोशिकाओं से जल को खींच लेती है जिससे दिन में रंध्र बंद हो जाते। अतः स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि रंध्रों का बंद होना एक जल सक्रिय गति भी है। तमो सक्रिय गति, दैट इज स्कोटो एक्टिव मूवमेंट, इट इज said that in the night the stomata are closed, क्योंकि ये गति जो है मांसल पौधों में या सक्युलेंट प्लांट्स में पाई जाती है। स्वतः गति ऑटोनोमस मूवमेंट, इनमें क्या होता है, कुछ रंध्र जो है पौधों में द्वार कोशिकाओं में पाई जाने वाली आवर्तिता के कारण होती है। यह आवर्तिता विभिन्न पौधों में दैनिक होती है। इसे क्या कहते हैं? डेली पीरियडिसिटी, या उससे कम जैसे 1-2 घंटे या कुछ मिनटों में भी हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्टार्च, ग्लूकोज या इनके इंटर कन्वर्शन के रूप के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के परिवर्तन के कारण भी हो सकती है। तो ये रंध्र गति का दैनिक आवर्तन या डेली पीरियडिसिटी जो होती है वो अधिकांश पौधों में देखा गया है कि यह आवर्तन पर्यावरण परिस्थितियों से काफ़ी प्रभावित होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारी प्लांट्स में एक समान ही स्टोमेटल एक्टिविटी हो या बाष्पोत्सर्जन की दर हो। अधिकांश मीजोफाइट्स जो होते हैं उनमें रंध्र दिन में खुलते हैं, रात में बंद रहते हैं। जैसे ही प्रातः सूर्य का प्रकाश एक निश्चित तीव्रता से पहुंचता है रंध्रों तक तो उनका खुलना प्रारंभ हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। और दैनिक आवर्तन के आधार पर लॉफ्टफील्ड ने बताया है 1921 में कि पौधों को 5 विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आपको बताया मैंने, पोटैटो टाइप, देन रीजका या अल्फाल्फा और लूसन टाइप, बार्ले टाइप, इक्विसिटम टाइप एंड सक्यूलेंट प्लांट्स। इनमें पीरियडिसिटी या रंध्रों का खुलना या बंद होना, इनका समय अधिकांश समय कोई तो पूरी रात्रि के लिए खुले रहेंगे, दिन में अधिकांश समय बंद रहेंगे। तो सबका एक एक उदाहरण जब हम देखें
तो सब में हमें पीरियडिसिटी या इसका आवर्तन समय अलग अलग देखने को मिलता है, इसलिए इन्हें विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन होता कैसे है, हाउ द ट्रांसपिरेशन और बाष्पोत्सर्जन कैसे होता है। इट इज़ completed in 2 stages. The first stage is the diffusion of water of mesophyll cells into intercellular spaces. जब हमने पत्ती की संरचना देखी थी पहले लेक्चर में कि किस प्रकार से स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे, तो डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी है वाटर मेसोफिल सेल्स जो है लीफ के अंदर, उसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस या अंतराकोशिक अवकाश है और इनकी 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनटू द आउटर ड्राई एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो मेसोफिल सेल्स से इंटरसेल्युलर स्पेस में होगा डिफ्यूजन और फिर इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू आउटर ड्राई एटमॉस्फेयर में होगा। तो इन 2 स्टेजेस में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल विच असेंड थ्रू द जाइलम वेसल्स, जो कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, एंड रीच टू द लीव्स। द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स बिकम टर्जिड ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट्स एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं या ग्रहण करते हैं, उसके कारण मेसोफिल सेल्स दे बिकम टर्जिड, फूल जाती है। एट दिस स्टेज द टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड एंड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD is decreased, which results in diffusion of water from mesophyll cells into intercellular spaces, and intercellular spaces now become saturated with water and their water vapor pressure becomes greater than the vapor pressure of the atmosphere. तो इस प्रकार से बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। साइमल्टेनियसली जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या DPD है वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में है और उसको इट इज़ डिक्रीज्ड एंड मच देन द DPD ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितना DPD है उसकी तुलना में इंटरसेल्युलर स्पेसेस में DPD कम हो जाता है। इसी प्रकार जब वाटर इंटरसेल्युलर स्पेसेस से डिफ्यूज़ होकर के जाता है एटमॉस्फेयर में, तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल्स, तो इस प्रकार से बाष्पोत्सर्जन होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस प्रकार होता है, टर्जिड कंडीशन, हाउ इट वर्क्स। द ऑब्जर्वेशंस on open and closed stomata indicate that the guard cells of open stomata always remain in turgid condition, while those of closed stomata always remain in flaccid condition. Shrink हो जाती है, turgid means फूल जाती है. It indicates that the opening and closing of stomata depend upon the turgid and flaccid condition of guard cells. When the guard cells become turgid, जो kidney shaped cells आपको दिखाई थी guard cells, when they become turgid, the stomatal aperture opens and they become closed, the guard cells become flaccid. The size of the opening or aperture depends upon the degree of turgidity of guard cells. guard cells में फुलाव कितना हुआ है, कितना कम है, ज़्यादा है, उस पर stomatal aperture की रंध्र की साइज़ का निर्भर होता है, स्ट्रक्चर या aperture की साइज़. The outer wall of guard cells is thin and elastic, whereas inner wall is quite thick and non-elastic. When the guard cells absorb water from the surrounding cells, आसपास की कोशिकाओं से जब guard cells जल को ग्रहण करते हैं, they become turgid and their turgor pressure is also increased. turgor pressure को क्या कहते हैं, स्फीत दाब. turgor pressure exerts a pressure on the outer wall of guard cells, resulting into the stretching or spreading of outer walls. जो आउटर वॉल्स है उनकी स्प्रेडिंग या स्ट्रेचिंग हो जाती है, एंड ड्यू टू थिन एंड इलास्टिक नेचर द इनर वॉल बीइंग थिक एंड नॉन इलास्टिक इन नेचर डज नॉट स्प्रेड मच. जब थिक होगी तो इट विल डज नॉट स्प्रेड मच ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ आउटर वॉल टुवर्ड्स आउटसाइड एंड द इनर वॉल ऑल्सो स्ट्रेचेस टुवर्ड्स आउटसाइड, रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. व्हेन द टर्जिडिटी एंड टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स दे स्टार्ट डिक्रीजिंग, बोथ द वॉल्स also start regaining their original state and the stomata start closing. तो इस प्रकार से गार्ड सेल्स का स्फीत दाब जब ज़्यादा होता है, टर्गर प्रेशर, और जिस प्रकार से स्ट्रेचिंग होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिक थिन वॉल, तो आपका एपर्चर या स्टोमेटल ओपनिंग इट विल गेट स्ट्रेच्ड एंड इट विल बी ओपन, एंड जब
स्टोमेटा में फ्लैकिड कंडीशन आ जाती है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैकिड और टर्गर प्रेशर बिकम ज़ीरो, देन द आउटर वॉल्स रिगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड द स्टोमेटा बिकम क्लोज्ड। तो इस प्रकार क्लोजिंग एंड ओपनिंग का मैकेनिज्म होता है। एंड देर वेर द डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज्ड बाय फिजियोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ द चेंज इन टर्जिडिटी एंड टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। कौन कौन सी थ्योरीज है? इंपॉर्टेंट थ्योरीज है थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स, थ्योरी ऑफ स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्शन, थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म एंड थ्योरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। अब हम वन बाय वन थ्योरीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की थ्योरी जो है फोटोसिंथेसिस की, इस थ्योरी को सबसे पहले प्रतिपादित किया था वैन मॉल ने 1856 में। ही ऑब्जर्व दैट स्टोमेटा रिमेन ओपन इन लाइट और डे टाइम एंड क्लोज्ड इन डार्क और नाइट टाइम। ऑन दिस बेसिस गार्ड सेल्स he proposed the theory of photosynthesis in guard cells and told that the chloroplasts present in the guard cells photosynthesize in light, resulting in the formation of carbohydrates and increase in osmotic pressure of guard cells, due to which the water enters into the guard cells by osmosis from the surrounding cells and thus the guard cells become turgid. guard cells फूल जाती है, guard cells become turgid. अब इसे हम कैसे बता सकते हैं? समरी ऑफ द थ्योरी, विद द टर्जिडिटी ऑफ सेल्स द टर्गर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड इट रिजल्ट्स इनटू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लाइट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स ऑकर्स एंड व्हाट फॉर्मेशन ऑफ शुगर ऑकर्स। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ शुगर increase in osmotic pressure of cell sap and then endoosmosis occurs, which results into increase in turgidity. Finally it results into open stomata. This is the sequence of the photosynthesis in the guard cells. Guard cells are having the chloroplast and that's why this theory was proposed by Van Mol regarding the opening of stomata. Now second theory is theory of starch and sugar interconversion. According to Lloyd and Lotfield and Sayre, the amount of starch in the guard cells increases during the night and decreases during the daytime. The insoluble starch present in the guard cells is hydrolyzed into soluble glucose 1-phosphate, in presence of which enzyme phosphorylase enzyme. फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो इंसोल्यूबल स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। किस में हाइड्रोलाइज हो जाता है? सोल्यूबल ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में। एंड ड्यूरिंग डे टाइम एंड सोल्यूबल ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू इंसोल्यूबल स्टार्च ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये इंटर कन्वर्शन की प्रक्रिया जो है आपको डे टाइम और नाइट टाइम की दोनों तरह की अकॉर्डिंग टू दीज 3 साइंटिस्ट लॉयड, लॉटफील्ड एंड सायरे समझाई गई है कि किस तरह से नाइट में और डे में चेंजेस आते हैं। द इंसोल्यूबल स्टार्च प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स इज हाइड्रोलाइज इनटू सोल्यूबल ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिलेज एंजाइम ड्यूरिंग डे टाइम ओनली एंड सोल्यूबल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इंसोल्यूबल स्टार्च ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो इस प्रकार से इंटर कन्वर्शन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों जो है इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो स्टार्च प्लस फॉस्फोरिलेज एंजाइम ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द नाइट टाइम, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट इज अगेन कन्वर्टेड टू इनसोल्यूबल स्टार्च। तो इस प्रकार से ही सायरे ऑब्जर्व दैट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन पीएच ऑफ गार्ड सेल्स। जब पीएच गार्ड सेल्स का रात को कम हो जाता है, soluble glucose 1-phosphate sugar is again converted into starch, resulting in diffusion of water from guard cells. Thus the guard cells become flaccid and stomata are closed. जब pH कम हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन हम यहाँ स्टोमेटा क्लोज और ओपन इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ वाटर
पूरा गार्ड सेल्स के पास आपको ये वाटर दिख रहा है, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल्स. सो हियर दे हैव बिकम एब्जॉर्ब वाटर एंड दे आर फुल्ली टर्जिड. दे आर फुल्ली टर्जिड हियर. पूरा फुलाव ले चुकी है, स्पीड दाब काफ़ी बड़ा हुआ है. और यहाँ पर जो है फ्लैकिट कंडीशन हो रही है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दे आर डिफ्यूज टुवर्ड्स आउटर साइड. तो यहाँ स्टोमेटा क्या हो रही है, क्लोज हो रही है. स्टार्च में कन्वर्शन हो रहा है, और यहाँ पर इनर थिक वॉल, और यहाँ शुगर में कन्वर्शन हो रहा है. वाटर एंटर्स एंड द स्टोमेटा आर open in open condition in daytime, and due to interconversion in the starch, insoluble starch, again in the night time they are having the flaccid condition and they are closed. So this was all about the different types of stomata, mechanism of transpiration, mechanism of opening and closing of stomata, and different theories proposed by different scientists to explain the stomatal opening and closing and stomatal transpiration. If you have any query, you can ask. Thank you very much.